को लेकर ही उभर कर आया। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में उसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा में ये सबसे बड़ी दिक्कत उभर कर आ रही है, फिर सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि इस चालू वित्त वर्ष में कि क्या हम 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर पाएंगे या नहीं। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है कि कंपनियों के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स को देखकर वित्त मंत्रालय खुद चिंता में आ गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, रिटेल निवेशक तो चिंता कर ही रहे अपने पोर्टफोलियो को बिखरता देखकर, लेकिन ग्रोथ की स्लोडाउन की चिंता भी हो रही है फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बिल्कुल, जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब चालू कारोबारी साल में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% या उससे पार हो पाएगा, इसकी संभावना अब थोड़ी सी कम दिख रही है, या फिर कहें कि उनको चुनौतीपूर्ण दिख रही है। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% का अनुमान दिया गया था, आरबीआई ने 7.2% का अनुमान दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से कंपनियों के नतीजे आने शुरू किए हैं, जो वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा उनको कंपनियों के क्वार्टर 2 नतीजों से दिख रही है। और वहां भी जब ये कहा जा रहा है कि डिमांड नहीं है और डिमांड में कमी शहरी इलाकों से आ रही है, तो इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखिए, होता क्या है कि जीडीपी के 4 सिलेंडर होते हैं। एक डिमांड, जिसको कह सकते हैं या फिर कंजम्पशन, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा होता है एक्सपोर्ट। तो डिमांड नहीं है, साफ हो गया। प्राइवेट स्पेंडिंग या फिर निजी कंपनियां भी जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाना चाहिए था, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगा रही है। दूसरी दिक्कत ये है। तीसरी बात, एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में तत्काल सुधार की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इस 4 सिलेंडर में सिर्फ एक सिलेंडर है, वह है कि सरकार का खर्च। तो सरकार अपना स्पेंडिंग कर रही है, कैपेक्स कर रही है, लेकिन सिर्फ एक सिलेंडर के बदौलत हम 7% को पार कर पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। इसलिए वित्त मंत्रालय की चिंताएं थोड़ी सी जीडीपी के मोर्चे पर बढ़ गई है। ओके, तो लक्ष्मण जी, फिर कुछ इसको लेकर करने का भी इरादा है गवर्नमेंट का, या फिर बस अभी सिर्फ चिंता से काम हो गया? नहीं, अभी तो फिलहाल चिंता कर रहे हैं, लेकिन यह है कि लगातार रिव्यू मीटिंग होती है, समीक्षा होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या रिजर्व बैंक की तरफ नज़र लगा कर देखेंगे या फिर वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से कदम उठाएगा। तो कदमों का कोई लेखा जोखा या फिर खाका अभी तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले हफ्तों में, महीनों में मुझे लगता है कि इस पर एक समीक्षा बैठक करके कुछ रणनीति ज़रूर बनाई जाएगी। और रणनीति क्या होगी देखना होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर हमेशा वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, रिजर्व बैंक के बीच बातचीत होती रहती है, और रिजर्व बैंक की तरफ भी निगाहें थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी ऐसे मोर्चे पे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, वो पिछले कई दिनों से भारतीय बाजारों के लिए एफआईआई सिरदर्द बने हुए हैं। शुक्रवार को भी जिस प्रकार की सेलिंग एफआईआई की तरफ से भारतीय बाजारों में देखने को मिली, काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग थी। एक आंकड़ा आप देखो तो मैं आपको बताऊं तो 27 सितंबर के बाद से आज तक, आज भी 27 तारीख हो चुकी है और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब एफआईआई ने बाइंग की हो। आप आंकड़े देखोगे एक महीने के तो आपको समझ में आएगा कि ऑल ओवर आप देखोगे तो कुल मिला के देखो तो अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीने में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईआई की तरफ से देखने को बनी हो। ये हिस्ट्री बनते हुई दिखाई दी है एफआईआई की तरफ से, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में भी ये आंकड़ा कैसा रहेगा वो भी सिरदर्द भारतीय निवेशकों के लिए बना हुआ है, क्योंकि डीआईआईज़ की एक ओर से बाइंग तो आ रही है, लेकिन वो बाइंग नहीं आ रही है जो भारतीय बाज़ारों को ऊपर लेकर जाए, और डीआईआईज़ की ऐसी सेलिंग आ रही है कि वो हिस्ट्री बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीनी बाज़ारों में जिस प्रकार का स्टिमुलस पैकेज आया है उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, और निवेशक जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे थे उनको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लॉस झेलना पड़ा है। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, बाज़ार खुला, थोड़ी बहुत सस्टेन किया और पूरी जो रिकवरी थी वो खोता हुआ दिखाई दिया, और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। आप देखोगे तो निफ्टी 100 के करीबन 35% शेयर आप देखोगे तो 20 से 40% तक की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा पिटाई तो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की होती हुई दिखाई दे रही है। निवेशकों को वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से घाटा उठाना पड़ा है। आप देखो तो बड़ी खबरें भी आती हुई दिखाई दे रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है, उनको फिर से टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि जो 3 टॉप जो बैंकिंग सेक्टर के बैंक हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है और A ग्रेड उनको दी गई है
जो इकोनॉमी है उसके लिए, इन्फ्लेशन रोकने के लिए और विकास दर बढ़ाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी पॉजिटिव होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार के लिए पॉजिटिव खबर की बात करें तो ICICI बैंक के नतीजे जो कि काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं, और सोमवार को आपकी नज़रें ICICI बैंक पर ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि ICICI बैंक चलता है तो वो पूरे इंडिसेस को पॉजिटिव लेकर चल सकता है। ऐसी खबरें यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और यदि HDFC बैंक भी साथ देता है तो फिर तो कहना ही क्या, अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से, और वो फिर निफ्टी को भी ऊपर लेकर जा सकता है। इंडेक्स पे कहाँ पे चर्चा रखनी है, टेक्निकल व्यू सोमवार के लिए क्या होंगे उसको देखें तो जो बुल्स है वो भारतीय बाज़ारों को 24,500 24,600 तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो इन लेवलों को यदि पार करता है तब जाके मानेंगे कि फिर से रिवर्सल के संकेत, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी भी मौका जो है अच्छा नहीं है। बट नेगेटिव ट्रेंड रेज डाउट ओवर सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे ये भी खबरें हैं कि डाउट होता हुआ ऐसी खबरों पर दिखाई आपको दे जाएगा। और सेल ऑन रैली ही एक्सपर्ट का जो है मानना अभी वही है कि बाजार ऊपर जाए तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। उधर बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 51,800 51,900 के लेवल पर फिर से अटकता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो निचली स्तर है 50,500 वो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के देखें तो अक्टूबर का जो लो है बैंक निफ्टी में, यदि वो भी टूट जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, और फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तैयार ही बैठा है, वहाँ तक की गिरावट फिर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुल मिला के डेटा को देखोगे तो डेटा जो है अभी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। आप इजराइल और जो ईरान का युद्ध जो है अब और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक नेगेटिव संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार के लिए दिखाई देंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल पर हमें नज़रें रखनी है। सोमवार को यदि क्रूड ऑयल के भाव में तेज़ी होती है तो मानना कि भारतीय बाज़ारों के लिए ये फिर से खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि यदि क्रूड ऑयल 80 से ऊपर निकलता है तो वो चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होती हुई फिर आगे के लिए दिखाई दे सकती है। इसलिए आपकी नज़रें रहनी चाहिए सोमवार को ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, और यहाँ पे आप देखो तो क्रूड ऑयल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे कई सेक्टर जो है सेक्टर में थोड़ी गिरावट के संकेत दिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट अधिक बढ़ जाती है यदि क्रूड ऑयल में तेज़ी होती है, तो वो एक संकेत जो है वहाँ से आते हुए दिखाई देंगे, उस पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। उसके अलावा ग्लोबली मूड माहौल देखें तो अमेरिकी बाज़ारों का शुक्रवार के दिन जो क्लोजिंग थी ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखने को मिली। डाउ जोन्स में 0.5% की गिरावट, नेस्डैक में 0.5% की तेज़ी, और S&P 500 फ्लैट ही क्लोजिंग दे रहा था, तो वहाँ से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें नहीं हैं। और पिछले एक महीने से तो अमेरिकी बाज़ारों का इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा है। बस 31 तारीख को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों के GDP के आंकड़े आएंगे तो उस पर नज़र रहेगी। उसके अलावा 1 तारीख को फिर जो है ECB की रेट कट पर भी जो है नतीजे आने हैं, तो वहाँ से किस प्रकार के आंकड़े आएंगे वो भी ग्लोबली इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी, तो उन पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। तो ऐसी खबरों के साथ सोमवार के लिए तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।